हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या करने वाले हैं हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। पिछली क्लास में हमने हमारा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट किया था। आपको उसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, है ना। आपने गूगल फॉर्म ट्राई किया होगा, बहुत सारा लोगों ने ट्राई किया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। तो सॉल्यूशन देख लेना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। ठीक है। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। कल हमारा वीडियो आने वाला था लेकिन थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि अभी यहाँ पे भी बहुत सारे हॉलीडेज वगैरह चल रहे हैं और थोड़ा लोड भी चल रहा है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी आपके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं और लेक्चर शूट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परसुइंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसका ये पर्टिकुलर सिलेबस है। ठीक है। लेक्चर के एंड में हम देख भी लेंगे, है ना, कि क्या क्या सिलेबस हमारा कवर हुआ है ना, और कुछ बचेगा तो वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? तो यार जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता रखा है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे ये सब NH3 वगैरह लगे हैं, कोबाल्ट से इधर क्लोरीन बाहर है। ठीक है। ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में है ना। तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच अ मेटल एटम आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली होता क्या है कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इस स्ट्रक्चर से आप वो पर्टिकुलर चीज देख सकते हो। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रुको। ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? कोबाल्ट दिख रहा है। ठीक है। और कोबाल्ट से क्या क्या अटैच है? अपने NH3 अटैच है। यहाँ से कोबाल्ट से कितने? 6 NH3 अटैच है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोबाल्ट को, इसको बीच वाले को सेंट्रल एटम बोलते हैं, आसपास वाले को लिगेंड बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो हुआ क्या था ना, सबसे पहले वर्नर ने हमें एक थ्योरी दी थी। वर्नर ने क्या किया? वर्नर ने ये क्या किया यार, उसने COCl3 डॉट XNH3। XNH3 में क्या हो गया? जैसे कि हमने ले लिया कि यार COCl3 डॉट 5NH3, COCl3 डॉट 6NH3 और COCl3 डॉट 4NH3। ठीक है। हमने 3 कंपाउंड ले लिए। अब वर्नर ने क्या किया? इनको रिएक्ट किससे करवाया? एक्सेस ऑफ AgNO3 से। अब जब एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो ये जो क्लोरीन है ना, वो क्या बना लेगा? अपना AgCl बना लेगा। ये क्या होता है? अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब उसने क्या कैलकुलेट किया? उसने ये कैलकुलेट किया कि यार अपना अमाउंट ऑफ AgCl जितना बना है, ठीक है, जैसे कि देखो अज्यूम करते हैं कि यार AgNO3 के साथ रिएक्ट हुआ होगा, है ना, कुछ क्लोरीन इधर आ गया, बाकी जो भी कोबाल्ट के साथ कुछ क्लोरीन अटैच हो गया होगा, तो वो जो अटैच हो गया होगा वो अलग होगा, बाकी जो इधर AgCl बना हुआ वो अलग रिएक्ट कर गया होगा। ठीक है। तो वो इसका अमाउंट कैलकुलेट करके ये पता लगाया उसने कि यार जो अपने नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स है वो कितने अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में गए हैं। ठीक है। तो यार वर्नर रिएक्टेड कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, अपना कोबाल्ट था ये पर्टिकुलर, अपना क्या फॉर्मूला हो गया, complexes with AgNO3 the aim was to determine how many chloride ions were free outside the coordination sphere। free मतलब ये AgCl के साथ जो बने हैं, वर्सेस those bounded to the atom, बाकी जो अंदर थे। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि कोबाल्ट के अंदर भी बहुत सारे आयन है। अब इस केस में क्या है? इस केस में हमारे क्लोरीन आयन की संख्या 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे ये उसने डिटरमाइन किया कि when AgNO3 is added the free chlorine ions फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। ठीक है। AgCl का क्या उसने बनाया? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ AgCl फॉर्म्ड ही कुड डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयंस, thereby distinguishing between the primary valency and the secondary valency। ये क्या होता है वो भी हम अगली स्लाइड में समझने वाले हैं। ठीक है। तो उसने ये पता लगा लिया कि यार कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये कैसे बन रहा है। ठीक है। जो अपने पास जो स्फीयर है, अपना जो सेंट्रल एटम है, उससे कितने एटम्स क्लोरीन के जुड़े हुए हैं, ये कैसे पता लगाया उसने? एक ये कर लिया, जैसे कि यार अपने पास AgCl है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि यार जितने नंबर ऑफ ज्यादा आयंस रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा फ्री रहेंगे उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो वर्नर ने क्या किया? उनकी कंडक्टिविटी ही कैलकुलेट की। ठीक है। कंडक्टिविटी कैलकुलेट की और उससे उसे पता लग गया कि यार कितने क्लोरीन आयन अभी बने हैं, कितने क्लोरीन आयन बाहर है। ठीक है। जो कि कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि यार देखो इसमें क्या है, सारे NH3 6, ये किससे बना होगा? COCl3 6NH3 से। इसमें क्या है, 5 NH3 हो गए और एक क्लोरीन आयन हो गया।
ठीक है, तो इसमें कितने बाहर कितने 3 क्लोरीन आयन रहेंगे, इसमें कितने 2 रहेंगे, इसमें कितने 4 NH3 है और 2 क्या है क्लोरीन आयन है। बाकी यहाँ पे क्या हो गया अपना एक बाहर रह गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर NH3 अपने 6 हो गए तो सारे 6 के 6 कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अगर NH3 अपने 5 है तो एक क्लोरीन को आना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 है तो 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा। और अगर क्लोरीन अंदर स्फीयर में आ रहे हैं तो बाहर नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बाहर नंबर ऑफ क्लोरीन कम हो जाएंगे तो अपनी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात क्लियर हुई? तो ठीक है, तो वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये बात पता लगाई कि यार कुछ तो जो क्लोरीन आयन है वो अंदर रहते हैं स्फीयर में, कुछ क्लोरीन आयन बाहर रहते हैं। ठीक है, तो वर्नर ने इनको क्या कहा कि यार जो क्लोरीन आयन होते हैं तो यार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो बाहर होते हैं उनको उसने क्या बोला, प्राइमरी लिंकेज। जो अंदर होते हैं उनको क्या बोला, सेकेंडरी लिंकेज। ठीक है, तो द प्राइमरी वैलेंस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। ठीक है, तो जो बाहर है जैसे कि यार अपन समझते हैं यहाँ पे कि ये वाला अपना था, यहाँ पे ये जो 3 क्लोरीन है ये बाहर है। ठीक है, 3 क्लोरीन बाहर है तो ये क्या AgCl बना लेंगे। ठीक है, AgCl के साथ क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। तो ये क्या थे, आयोनाइजेबल थे। इसके अंदर जो क्लोरीन रहेंगे वो AgCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या हो गए, नॉन आयोनाइजेबल हो गए। तो जो वर्नर है उसने ये बोला कि जो ये बाहर आयोनाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना प्राइमरी लिंकेज हो गया। जो अंदर बना रहे हैं जो कि आयोनाइज नहीं हो पा रहे, नॉन आयोनाइजेबल है, वो क्या हो गए अपने सेकेंडरी लिंकेजेस हो गए। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, कि प्राइमरी लिंकेज क्या होता है, सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है, कैसे वर्नर ने पता लगाया। ठीक है, उसके बाद कैसे डिफाइन किया कि यार ये प्राइमरी लिंकेज है ये सेकेंडरी लिंकेज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई जो प्राइमरी लिंकेज है उससे अपन ये मान सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज के बाद अपन क्या कंसीडर करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो ये जो अपना सेंट्रल मेटल है ना, जैसे कि इस केस में देखते हैं कि K4FeCN6, इसमें क्या होता है K पॉजिटिव और FeCN6 4 माइनस। ठीक है, तो ये 2 आयन में टूट जाते हैं। यहाँ पे 4 पोटेशियम के आयन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, K4 है। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच। इस केस में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच है, 6। क्यों, क्योंकि 6 साइनाइड्स अटैच है, साइनाइड की 6 आयन्स अटैच है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच क्या हो गया 6। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी क्या हो गई 6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, अब देखो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है यार 4 माइनस है। CN पे कितना चार्ज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 माइनस हो गए। अब यहाँ पे CN ने 6 माइनस दिया, ओवरऑल 4 माइनस है, तो आयरन को क्या देना पड़ेगा 2 प्लस देना पड़ेगा, तभी ओवरऑल क्या होगा इस पे 4 माइनस होगा। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया 2 प्लस, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। ये बात क्लियर हुई? वर्नर ने क्या बताया, प्राइमरी लिंकेज सेकेंडरी लिंकेज, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई अपनी, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब वर्नर ने जो एक और सेकेंड चीज दी, पहली चीज तो उसने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बता दिया, जो दूसरी चीज वर्नर ने बताई वो क्या बताई, यार जो अंदर अपना कंपाउंड है, जैसे कि हमने लिया था ना यहाँ पे कोबाल्ट लिया था, उससे कितने अपने 6 NH3 अटैच्ड थे। ठीक है, अपन ने कोबाल्ट लिया था उससे अपने कितने 6 NH3 अटैच थे। तो जो अंदर वाला है जो सेकेंडरी लिंकेजेस ये बना रहे हैं, है ना, बाहर वाला जो यहाँ पे जो आयंस वगैरह थे वो तो प्राइमरी लिंकेज बना रहे थे, जो अंदर वाला है जो कि सेकेंडरी लिंकेज बना रहे थे उनकी एक ज्योमेट्री भी रहती है, उनकी एक ज्योमेट्री भी रहती है, और इसी ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, स्पेशल पॉलीहेड्रा। ठीक है, तो वर्नर ने क्या क्या बोला कि यार प्राइमरी लिंकेज होते हैं सेकेंडरी लिंकेज होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है। पहली बात तो उसने ये बताई। दूसरी बात बताई कि जो सेकेंडरी लिंकेज होते हैं उनकी अपनी अपनी एक ज्योमेट्री भी रहती है। ठीक है, अपनी अपनी एक ज्योमेट्री भी रहती है ना। अब वो ज्योमेट्री क्या होती है, क्या क्या हो सकती है, वो हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल पॉलीहेड्रा, द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस to the metal have characteristic special arrangements corresponding to the different coordination numbers। ठीक है, वही हमने ये जो बात की कि जितने अटैच रहेंगे यही इसका कोऑर्डिनेशन
नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितने जैसे कि इसमें 6 लिगेंड अटैच है, इनको क्या बोलते हैं, जो अटैच होते हैं इनको लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अगर 6 लिगेंड अटैच है तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं वही अपना क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि यार 1 2 3 4 5 6 NH3 अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार हमने ये बात कर ली कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, फिर जो सेकेंडरी लिंकेजेस होते हैं उससे क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है, और ज्योमेट्री कैसे कैसे बन सकती है वो समझते हैं। तो यार एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि यार कोबाल्ट है अपना और 6 NH3 है इसमें, तो अगर 6 NH3 इसमें अटैच है तो ये क्या शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है वो समझते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। 6 क्यों हो गया, क्योंकि यार 6 NH3 अटैच है ना, जितने बाहर जो आयंस बाहर अटैच रहेंगे उतने ही उसका ही उतना क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, यार देखो यहाँ पे अपने एक स्क्वायर लिया और इसका एक पिरामिड बना दो, है ना, ये आपने पिरामिड बना दिया। यहाँ पे भी आप एक स्क्वायर ले लो, इसका भी एक पिरामिड बना दो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका पिरामिड बना दिया। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो जो ज्योमेट्री बनेगी, इनके कॉर्नर्स पे जो एटम्स रहेंगे उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको और कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कोबाल्ट है, इससे मैं NH3 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 अटैच कर दूंगा, ऊपर NH3 एक अटैच कर दूंगा, नीचे एक NH3 अटैच कर दूंगा। अब इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये एक प्लेन में है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये एक प्लेन में, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेन में, और ये कोबाल्ट के ऊपर है, ये कोबाल्ट के नीचे है। तो ये जो ज्योमेट्री आप देख पा रहे हो, इसी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, CONH3, यहाँ पे बीच में अपना क्या हो गया, CO, बाकी आसपास क्या हो गए, 6 NH3 अटैच हो गए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी सेकेंड ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कैसी होती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये कुछ इस प्रकार से होती है, 4 आयन अटैच होते हैं। उसका एग्जांपल क्या हो गया, निकल कार्बन, बीच में निकल हो जाएगा और बाकी इधर क्या हो जाएगा, CO 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 और एक पीछे CO। तो ये अपनी ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये अपनी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड अटैच है, तो 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और उसने क्या बताया वर्णन ने कि यार एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। भाई ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि यार एक स्क्वायर ले लो और ये इसी प्लेन में है। जैसे कि मैं बीच में प्लेटिनम ले लेता हूँ, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, एक स्क्वायर ले लिया, इसी प्लेन में है, तो ये क्या हो गई अपनी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। कैसे हो गया, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। बातें क्लियर हुई, बातें समझ में आई। कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिक फंडा क्लियर हुआ कि यार कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, कि यार जो सेंट्रल मेटल एटम है अपना, उससे जितने आयंस अटैच है, ठीक है, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्या क्या चीजें समझ में आई, पहली चीज समझ में आई कि यार वर्नर ने बताया हमें कि प्राइमरी लिंकेज होता है, सेकेंडरी लिंकेज होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी लिंकेज होता है उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। कुछ ज्योमेट्रीज हमने डिस्कस करी कि यार ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। वो ज्योमेट्री कैसी रहेगी, कैसी स्पेस में दिखेगी, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। लेकिन यहाँ पे भी वर्नर में कुछ खामियां थी। खामियां क्या क्या थी, यार उसने ये तो बता दिया ज्योमेट्री रहेगी, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लेटिनम से भी 4 अटैच है, इसमें हो रहा है स्क्वायर प्लेनर, इधर भी अपने पास निकेल से CO अटैच है और इसमें हो रहा है टेट्राहेड्रल। तो यार ज्योमेट्री डिफरेंट कैसे हुई, ये वर्नर ने नहीं बताया। तो एक लिमिटेशन तो वर्नर की यही हो गई कि यार इसने ज्योमेट्री तो बता दी, हाँ ठीक है ज्योमेट्री होगी, पर क्या ज्योमेट्री होगी वो ये अच्छे से समझा नहीं पाया। ठीक है, और बाकी लिंकेजेस वगैरह उसने अच्छे से बता ही दिए थे। ठीक है, तो ये वर्नर की थ्योरी अभी ध्यान रखो, वर्नर ने क्या क्या बताया है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल तो रहा हूँ यार इसे लिगेंड बोलते हैं, है ना, तो आप अभी अज्यूम करो इसको क्लोरीन बोलते हैं लेकिन लिगेंड बोलते हैं। वो सारे जो टर्म्स है वो मैं आपको अब समझा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे डबल सोल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे।
कर ही लेते हैं बेसिकली। डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो ये आपको कुछ दिख रहा है आयन कि यार K2SO4 है, Al2SO4 होल थ्राइज है, डॉट 24H2, इसमें भी इतने सारे कंपाउंड है। जैसे जो कोऑर्डिनेशन अपना कंपाउंड रहता था उसमें FeCN6 मतलब Fe भी है, Cn भी है, बाहर कुछ पोटेशियम लग जाएगा वो भी है, ठीक है। तो डबल सोल्ट में भी तो वही रहता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे बेसिक डिफरेंस और क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस, डबल सोल्ट हो जाता है अपना डिसोसिएट। डबल सोल्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि डबल सोल्ट है, यहाँ पे एक सोल्ट बन रहा है, यहाँ पे एक सोल्ट बन रहा है, दोनों के आयंस क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि जो अंदर का अपना जो सेकेंडरी लिंकेजेस से बना है, अंदर का जो अपना सेकेंडरी लिंकेजेस से बना है वो डिसोसिएट नहीं होगा। यहाँ पे K4 अलग हो जाएगा, FeCN6, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, लेकिन जो FeCN6 के अंदर Fe और Cn है वो अपना अलग नहीं होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, जो अपना डबल सोल्ट है वो डिसोसिएट हो जाता है, जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। डबल सोल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर acts as a mixture of the two separate salts, it completely dissociates into simple ions, while the complex does not, the complex ion remains unchanged। बात क्लियर हुई। जो मैंने आपको अभी बताया, डबल सोल्ट क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, जो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डिसोसिएट नहीं करेगा। यही इनके बीच में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। आगे अब पढ़ते हैं कि यार ये अपने को, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया जो मैं ले रहा हूं जब से, कि यार K4FeCN6, ठीक है, ये अपना कंपाउंड है, उसका ये क्या हो गया, अपना स्ट्रक्चर हो गया। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका ये क्या हो गया, अपना स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसमें किस चीज को क्या बोलते हैं वो सारी चीजें हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यार कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, तो ये जो अपना F है बीच में, जो सेंट्रल मेटल एटम है, और जो अपने बाहर ये आयंस अटैच है, इन सबको मिला के ये पूरा क्या हो गया अपना एक, ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेट मतलब जो अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और ये जो आयंस है ये भी क्या है, अपने कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये भी एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और ये बाहर के जो आयंस वगैरह अटैच है ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये क्लियर हुआ कि यार जो अपने को कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। A coordination entity constitutes a metal central metal atom or ion bounded to a fixed number of ions or molecules, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि यार इनको क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कि यार सेंट्रल एटम क्या है, तो यार जो बीच में एटम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, सेंट्रल एटम। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड, है ना, ये सब जो Cn माइनस है क्या है, इससे बाउंडेड है, ठीक है। तो जो इससे बाउंडेड है, जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ठीक है। इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल एटम, मतलब एक अरेंजमेंट में, जो हमने डिस्कस किया था कि यार जो सेकेंडरी लिंकेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अपनी ज्योमेट्री शो करते हैं, है ना। तो उस ज्योमेट्री में जो बीच में अपना सेंट्रल मेटल एटम रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, मतलब ये जो बीच में इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल एटम, ठीक है। आगे बढ़े। लिगेंड क्या होता है भाई, जो सेंट्रल एटम से अटैच रहेंगे वो क्या होंगे, जैसे कि इससे अटैच क्या है अपना Cn माइनस है, तो ये सारे क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए, इन्हें क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे, है ना। तो द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो हमें क्या क्या क्लियर हुआ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर हुई, सेंट्रल मेटल एटम क्लियर हुआ, और लिगेंड्स क्लियर हुए कि यार इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझते हैं कि यार इस केस में, जैसे कि हमने लिया था, इस केस में भी हम देख सकते हैं कि यार Cn माइनस क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, अपना Cn माइनस क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है। तो जो सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड। जो सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है उनको क्या बोलेंगे हम, यूनिडेंटेड लिगेंड। कैसे, एग्जांपल के लिए क्या हो, जैसे कि NH3 हो गया, ये सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या हो गया अपना यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये तो पढ़ लिया हमने भाई लिगेंड क्या होता है, यार जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है उसे लिगेंड कहते हैं। अब अटैच तो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ये सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है तो इनको क्या बोलेंगे हम, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल एटम थ्रू अ सिंगल डोनर एटम एज विद, जैसे क्लोरीन है, अगर इसको हम क्लोरीन से भी अटैच कर दें या फिर H2O अटैच कर दें, NH3 अटैच कर दें, तो द लिगेंड इज सेड टू बी यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। बात समझ में आई कि यार NH3 किससे, सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो क्या दो बॉन्ड से भी कोई चीज अटैच हो सकती है, वो समझते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है क्या सी डबल ओ और सी डबल ओ, और यहाँ पे होता मान लो कोबाल्ट, और ये दोनों से अटैच है, यहाँ पे अगर कोबाल्ट रहता है और दोनों चीजों से अटैच है, तो यार ये तो सिर्फ एक लिगेंड है, एक लिगेंड है, लेकिन ये दो जगह से अटैच है ना, कोई भी जो अपना सेंट्रल मेटम है दो जगह से अटैच है। अगर ये दो जगह से अटैच है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। और क्या बोल सकते हैं हम, डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे कि यहाँ पे NH2 है, CH2 NH2 CH2 NH2, अगर यहाँ पे कोबाल्ट रहता, ये दोनों से अटैच रहता, ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलते थे, बाइडेंटेड लिगेंड। ये दोनों इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ये क्या है अपना, ऑक्जेलेट है, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यार व्हेन अ लिगेंड इज बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स एज इन इथेन 1,2 डाइअमीन और ऑक्जेलेट, द लिगेंड इज सेड टू बी बाइडेंटेड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़े, आगे आता है कि यार अगर जो एक लिगेंड है, जैसे कि ये जो पूरा लिगेंड है ना, ये यहां से लगाकर ये इससे जो भी अटैच है, ये जो पूरा लिगेंड है ना, ये अपना क्या है, सिर्फ एक लिगेंड है। तो अगर ये बहुत ज्यादा दो से ज्यादा चीजों से अटैच है, एक या दो से ज्यादा चीजों से अटैच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। डेंटेड का मतलब क्या हो गया कि दांत, मतलब उन दांतों से उसने पकड़ के रखा है। जैसे कि इन्होंने दो दांतों से पकड़ के रखा था ना मेटल एटम को, इन्होंने बहुत सारे दांतों से पकड़ के रखा है, तो ये क्या हो गया, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो यार व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड एज इन, ये अपना एग्जांपल दे सकते हो, द लिगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेड। एग्जांपल क्या हो गया, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, एडिटा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये कहाँ से, जैसे कि भाई यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है, 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 यहाँ दो नाइट्रोजन से अटैच है ना, तो ये 6 जगह से अटैच है, 6 जगह से अटैच है। ये क्या हो गया, हेक्साडेंटेड हो गया। ठीक है, 6 जगह से अटैच है, तो क्या हो गया, वो अपना मोनोडेंटेड था, मतलब एक जगह से, ठीक है, वो क्या हो गया, बाइडेंटेड हो गया। ये क्या हो गया, हेक्साडेंटेड हो गया। बात क्लियर हुई। ठीक है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेड भी बोल सकते हैं। तो लिगेंड के टाइप्स क्लियर हुए आपको। क्या लिगेंड है, एक लिगेंड क्या होता है, जो मेटल एटम से अटैच हो। मेटल एटम से अटैच डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, कि भाई एक बॉन्ड से अटैच हो, दो बॉन्ड से अटैच हो, तीन बॉन्ड से अटैच हो, चार बॉन्ड से अटैच हो। जितने बॉन्ड से अटैच हो उस हिसाब से हमने क्या डिवाइड कर दिया उनको, क्या ये यूनिडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, ये ट्राइडेंटेड है, या टेट्राडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, वैसे हमने उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जैसे कि यहाँ पे यूनिडेंटेड का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हो गया, अमोनिया हो गया और क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, यूनिट इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1, क्यों, क्योंकि एक जगह से अटैच है। बाइडेंटेड जो दो जगह से अटैच, डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, EN और C2O4 2 माइनस, ऑक्जेलेट और इथिलीन डाई अमीन। ठीक है, ट्राइडेंटेड मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो गई, 3। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो गया, डाई इथिलीन ट्राइअमीन। टेट्राडेंटेड डेंसिटी क्या हो गई, 4। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यार एक लिगेंड कितनी जगह से अटैच है। जैसे कि अपना NH3 क्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच था, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1। बाकी अपना जो बाइडेंटेड में ऑक्सिलेट कितनी, 2 जगह से अटैच था। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कितनी जगह से अटैच है, 2 जगह से अटैच है। ऑक्सिलेट अपना 2 जगह से अटैच है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, कितनी जगह से अटैच है, 2 जगह से अटैच है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, बाई डेंटेड बोल सकते हैं। बाकी आगे ये हेक्साडेंटेड हो गया, एडिटा जो हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था। ये कितनी जगह से अटैच है, 6 जगह से अटैच है, 1 2 3 4 4 5 और 6। ठीक है, तो ये कितनी जगह से अटैच है, 6 जगह से अटैच है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, हेक्साडेंटेड हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया, क्या डेंसिटी क्या होती है, मतलब एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सभी लिगेंड का मिला के नहीं, एक लिगेंड कितने बना रहा है। ठीक है, और बाकी उनसे उनको क्या बोलते हैं, उन लिगेंड्स को, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड। ठीक है, ये उनके उस पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग नाम हो जाते हैं। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, लिगेंड के और टाइप देखते हैं। जैसे कि अपन एक और लिगेंड लेते हैं, यहाँ पे SCN। तो अगर मेटल एटम है उससे मैंने SCN को ऐसे जोड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। और अगर मेटल से मैंने SCN की जगह NCS को जोड़ दिया, मतलब पहले S से जोड़ा, सल्फर से जोड़ा, और एक केस में मैंने नाइट्रोजन से जोड़ा,
ठीक है, अपना लिगेंड क्या था, HCN था, लिगेंड अपना क्या था, सेम था। अब एक केस में वो क्या बना रहा है, थायोसाइनेटो बना रहा है, दूसरे केस में वो क्या बना रहा है, आइसोथायोसाइनेटो बना रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्यों बना रहा है? अगर ऐसे कोई लिगेंड हो जो कि एक ही लिगेंड हो लेकिन दो जगह से वो बॉन्ड बना सके, है ना, या तो सल्फर से बनाएगा या फिर नाइट्रोजन से बनाएगा इस केस में, तो अगर वो दो जगह से बॉन्ड बना सकता है तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यार व्हेन अ लिगेंड हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स एंड आइदर ऑफ द टू लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है किलेट कंपाउंड, जैसे कि हमने एक पढ़ा था यहाँ पे, ये क्या, जैसे कि मेटल एटम है, कितनी जगह से जुड़ा है भाई, ये भाई दो जगह से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से एक से जुड़ा है और यहाँ से एक से जुड़ा है। तो अगर ये दो जगह से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया अपना, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब अगर कोई भी लिगेंड होता है, अगर वो ऐसा सर्कल बनाए, ठीक है, ऐसा एक सर्कल बना रहा है नहीं, यहाँ पे एक एक दो तीन चार पांच, एक सर्कल टाइप बना रहा है नहीं कि पांचों से जुड़ा एक रिंग टाइप फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। तो जो रिंग फॉर्म करते हैं जो लिगेंड्स, उनको क्या बोलते हैं अपन, किलेट लिगेंड। और ये किलेट की वजह से क्या हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो किलेट होते हैं ना, उससे उसकी स्टेबिलिटी, जो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अगर किलेट बनाता है। अगर जो रिंग फॉर्म होती है ना, तो किलेट से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बात क्लियर हुई? तो यार व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड यूजेस इट्स टू और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम इट इज सेड टू बी किलेट लिगेंड। तो अगर ऐसी कोई रिंग फॉर्म कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, किलेट लिगेंड बोल देंगे। तो ये जो लिगेंड है अपना, इसको किलेट लिगेंड बोलेंगे। रिंग फॉर्म कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, किलेट बोलेंगे। तो किलेट क्या करता है, अपने कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हमने लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यार हम जब से बात कर रहे हैं कि यार हमने जो भी अपना स्ट्रक्चर था अपना, जैसे कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कोबाल्ट ले लो और 6NH3 ले लो, तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि यार इसको कहते हैं अपन सेंट्रल मेटल एटम, पूरे को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको बोलते हैं हम लिगेंड। लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि यार यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, एम्बीडेंटेड है, किलेट लिगेंड है, मतलब कैसा भी वो सारी मतलब लिगेंड के टाइप से वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो बॉन्ड बना रहा है, मैं जब से बोल रहा हूँ कि यार बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड बनाएगा, तो यार बॉन्ड क्या होता है वो समझते हैं कि ये बॉन्ड क्या बनाता है, आयोनिक होता है, कोवेलेंट होता है, कौन सा बॉन्ड होता है ये। ठीक है, तो यार एक बात है, ये ना आयोनिक बॉन्ड होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फिर ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अब ये समझते हैं। यार देखो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था ना, जैसे कि अपने पास ए है बी है, तो यार बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता था और ए उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता था। तो अब ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, ये स्टेबल हो जाता था, और बी के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, ये भी स्टेबल हो जाता था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा तो उससे क्या बनता था अपना, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि यार ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग कर ली और एक बॉन्ड बना लिया, तो उससे क्या बनता था अपना, कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की केस में क्या होता है कि यार ए के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने दिए और इन्होंने कर ली शेयरिंग। कोवेलेंट में क्या होता था कि एक ए ने दिया एक बी ने दिया और फिर शेयरिंग हुई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि यार दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने दिए और शेयरिंग भी हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं क्या नेचर क्या होता है कि फॉर्म्ड बाय द शेयर्ड लोन पेयर फ्रॉम वन एटम। जैसे कि सिर्फ बी ने डोनेट किया ना, ए ने कुछ डोनेट नहीं किया, उसके बाद शेयरिंग कर ली, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि यार फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए और शेयरिंग कर ली, तो उससे क्या बनेगा अपना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यार वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि वन एटम लूजेस द एंड द अदर गेन्स द इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि बोथ एटम शेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो हम देख ही चुके हैं, इतने टाइम से देख रहे हैं। इसमें क्या हो गया, NaCl हो गया, इसमें क्या हो गया, H2O और CH4 हो गया। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया कि यार बॉन्ड क्या होता है, तो हम
जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हर एक चीज को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यार वर्नर ने क्या बताया, प्राइमरी लिंकेज क्या होता है, सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है। सेकेंडरी लिंकेज की भी एक ज्योमेट्री होती है, उस ज्योमेट्री में बीच वाले एटम को हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, आसपास वालों को लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड के बहुत सारे टाइप होते हैं यार, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, जो भी है अपना, पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, किलेट लिगेंड्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद जो वो लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने अंतर स्पष्ट किया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यार कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो यार जो ये सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री बन रही है, जो सेकेंडरी लिंकेज वाले ज्योमेट्री बना रहे थे, जो भी ये ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यार कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि द सेंट्रल एटम आयन and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket is collectively termed as the coordination sphere। तो जितना भी पूरा अंदर है ब्रैकेट के, इसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो सेकेंडरी लिंकेज से अपने स्पेशल जो स्पेशल पॉलीहेड्रा बन रहा था, जो स्पेशल अरेंजमेंट हो रहा था, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, पूरे को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देंगे। बात क्लियर हुई है ना। तो द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस। जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे, बाहर वाले को बोल देंगे हम काउंटर आयंस। अंदर वाले को क्या बोल देंगे, अंदर वाले को बोल देंगे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात क्लियर हुई, ठीक है। बहुत सारे टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है यार, होमिलेप्टिक, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में सब पढ़ लिया कि यार इस कॉम्प्लेक्स में किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज को कैसे टर्म बोलते हैं, है ना, किस चीज का क्या नाम हमने रखा है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स का कुछ अंतर समझते हैं। कॉम्प्लेक्स किस किस प्रकार के होते हैं, क्या होमिलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होमिलेप्टिक होता है, एक हेट्रोलेप्टिक होता है। होमिलेप्टिक क्या होता है यार, अपने को ये पता है ये एक लिगेंड है जो कि अपने सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। अगर सारे लिगेंड्स सेम हो, अगर सारे लिगेंड एक ही प्रकार के हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पे NH3 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 सारे लिगेंड NH3 है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक भी इसमें से डिफरेंट हो, जैसे कि NH3 यहाँ पे Cl आ गया, बाकी सब NH3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें सारे लिगेंड सेम तरह के हो। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें सारे जो भी अपने लिगेंड से वो सेम तरह के ना हो। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यार होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच अ मेटल इज बाउंड टू अ मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स। जैसे कि इसमें NH3 होल 4 मतलब NH3 कितने है, 4 है, क्लोरीन कितने, 2 है। तो यार 4 तो NH3 हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो सारे सेम तरह के नहीं है, एक क्लोरीन भी है और क्या अपना NH3 भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के हो गए, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेम रहेंगे तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट रहेंगे तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस चीज को, जैसे कि इसमें क्या है, ये हो गया अपना मेटल आयन, ये हो गया अपना लिगेंड, जो ये अटैच है बॉन्ड, ये क्या हो गया अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन सबको क्या बोलेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो जो लिखा है उसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और इनको जो लिगेंड वगैरह है उनको भी कैसे क्लासिफाई, इस केस में क्या हो गया, ये सब यूनिडेंटेड लिगेंड से। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सीखा और क्या सीखा हमने, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सीखा। ठीक है, और पहले हमने क्या सीखे थे, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, हम कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, जो इन चीजों से अटैच है। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसमें कितने लिगेंड अटैच है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे हम सबसे, अब जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बेसिक तो निकालना सीख लिया कि यार अगर एक एक ये लिगेंड अटैच है, मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। अगर बाइडेंटेड लिगेंड अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो यार इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को हम और अच्छे से समझते हैं। तो यार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन मेटल आयन इन एन कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स। जैसे कि इस केस में देखते हैं प्लेटिनम से कितने लिगेंड अटैच है, 6 है और सब एक एक जगह से अटैच है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस केस में क्या है, निकेल से कितने अटैच है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इस केस में क्या है, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 3 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 3 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स, डोनर एटम्स कितने हैं, 1। ठीक है, यहाँ पे अपने डोनर एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह से अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड अपने अटैच है, ठीक है, मान लो 3 बाइडेंटेड लिगेंड अटैच है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 6 जगह से अपने सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, अगर हेक्साडेंटेड है तो हेक्साडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, उसका भी 6 हो जाएगा, क्योंकि एक रहेगा तो 6 हो जाएगा, 2 रहेंगे तो 12 हो जाएगा, वो वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। तो अपने सेंट्रल मेटल एटम से जितने अटैच है डायरेक्टली, वही अपना क्या डिफाइन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे कोऑर्डिनेशन नंबर से हम क्या सेकेंडरी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। यार किसी भी चीज की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, वो हम कोऑर्डिनेशन नंबर से इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्यों सीखना है, प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए। वर्धन ने सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी का जिक्र किया था ना, तो उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होती थी वो क्या होती थी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। कैसे निकालेंगे वो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यार इस केस में अपना ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, 3+। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है, 3+। NH3 पे अपना कितना चार्ज होता है, 0। ठीक है, तो ओवरऑल कंपाउंड का अगर अपने को चार्ज निकालना है, जैसे कि यार NH3 6 है, इनका चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। मैं कोबाल्ट पे मान लेता हूँ कि यार x चार्ज है, कोबाल्ट कितने हैं, 1 है। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 6 × 0 क्या हो जाएगा, 3। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यार ओवरऑल कंपाउंड पे 3 चार्ज है ना, NH3 का कोई चार्ज होता नहीं है, तो सारा 3 चार्ज किसका होगा, कोबाल्ट का होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा अपना, 3। आगे बढ़ते हैं। इस केस में देखते हैं, तो यार यहाँ पे जब ये टूटेगा, है ना, तो यहाँ पे तो K+ आता है, यहाँ पे क्या होगा, 4- होगा। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 4-। Cn माइनस होता है, Cn पे कितना होता है, 1- होता है, तो 6- तो यहाँ से आ गए, और ओवरऑल होना चाहिए 4-, तो 2+ भी तो आने चाहिए। तो 2+ कहाँ से आएंगे, आयरन से आएंगे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 इस पे ओवरऑल चार्ज है। H2O का कुछ चार्ज होता है, नहीं होता। H2O का चार्ज कितना होता है, 0। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, 1-। तो क्लोरीन कितने हैं, 2-। तो 2- चार्ज कहाँ से आएंगे, क्लोरीन से आएंगे। H2O से क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। ओवरऑल क्या चाहिए, +1 चार्ज चाहिए। तो अगर यहाँ मैं क्रोमियम का +3 चार्ज ले लूं, है ना, तो +3 - 2 कितने बचा, +1 बचा, और ओवरऑल कितना है, +1 है। तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, एक और कैसे निकाल सकते हैं यार, तुम अज्यूम कर लो कि x चार्ज है क्रोमियम पे, क्रोमियम कितने है, 1 है, प्लस H2O पे होता है, H2O कितने हैं अपने, 4 है, और H2O पे चार्ज कितना होता है, 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं अपने, 2 है, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, 1-। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 1+। ये निकालो क्या हो गया, -2, ये हो गया 0, ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो गया, +1। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 2, 2 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +3। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसे फॉर्मूला बेस्ड भी करके अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। आगे अपन चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, 2-। क्लोरीन की वजह से कितना है, 4-। क्लोरीन पे 1- होता है, कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 4-। प्लेटिनम पे कितना हो जाएगा इस वजह से, +2 होगा, 4- से करेंगे तो ओवरऑल कितना बचेगा, -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम क्या हो गया, +2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि यार इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। कोबाल्ट पे कितना चार्ज है अपना, है ना, मतलब कोबाल्ट नहीं है, ये CO है। ठीक है, इस पे कितना चार्ज है अपना, 0। जो CO पे जो चार्ज होता है अपना क्या होता है, 0 चार्ज होता है। और ओवरऑल चार्ज भी कितना है, 0। तो निकल पे कितना चार्ज होना चाहिए,
जीरो, है ना, 0 + 0 ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल क्या हो गया, 0। बात समझ में आई, आगे बढ़े। आगे अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है नोमेनक्लेचर। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि यार हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। यार हमने सबसे पहले पढ़ा कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हमने देखा कि यार वर्नर ने क्या बताया कि यार जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके बाहर कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, जो आयोनाइजेबल होते हैं, प्राइमरी लिंकेजेस से बनते हैं, अंदर होते हैं जो सेकेंडरी लिंकेजेस से बनते हैं, है ना। जो बाहर होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, जो अंदर होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ठीक है, जो अंदर होते हैं सेकेंडरी लिंकेज से जो बनते हैं वो एक स्पेशल अपनी ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है, फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें हमने पढ़ा कि यार कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के हमने टाइप्स पढ़े, लिगेंड कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके बाद डिस्कस किया हमने कि यार जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना हमने डिस्कस किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में हमने अंतर भी डिस्कस किया। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल क्या 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 चीजें हैं, क्या क्या हो रही है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम ये पढ़ते हैं कि यार कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा है या फिर कोई भी फॉर्मूला दे रखा है तो उसका नाम क्या होगा। हर एक चीज का एक नाम होता है ना, तो उसका नाम क्या होगा, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर से। तो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, इन रूल्स को पढ़ते हैं और फिर इनका यूज करके हम कुछ कंपाउंड्स का क्या करेंगे, नाम देंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। तो यार रूल क्या कहता है कि द लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल आयन इन द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यार जो लिगेंड होगा, जब हम नाम लिखेंगे तो जो लिगेंड का नाम है वो हमेशा अपने मेटल एटम के नाम से पहले आएगा। ये तो हो गया हमारा पहला रूल, बात क्लियर है। दूसरा रूल क्या कहता है भाई कि यार व्हेन द कोऑर्डिनेशन सेंटर इज बाउंड टू मोर देन वन लिगेंड, अगर ज्यादा लिगेंड से बाउंड होगा, जैसे कि यार कोबाल्ट के आसपास बहुत सारे NH3 थे, ठीक है, 6 NH3 थे, तो द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यार जैसे कि अगर क्लोरीन भी है, अमीन भी है, तो अमीन क्या होता है, ए से शुरू होता है, क्लोरीन किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है, तो अमीन पहले लिखेंगे, क्लोरीन बाद में लिखेंगे। तो हम किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, which is not affected by the numerical prefixes। numerical prefixes क्या होते हैं वो हम आगे आने वाले रूल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पता लगा हमें कि यार लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन से, और लिगेंड को कैसे लिखेंगे, लिगेंड को भी हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। when there are many monodentate ligands, अगर monodentate ligands बहुत सारे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। जैसे कि अगर 2 क्लोरीन है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना। तो मोर देन वन मोनोडेंटेट लिगेंड है तो हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, व्हेन देयर आर मेनी पॉलीडेंटेट लिगेंड, अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस 20 30 या फिर टेट्राकीस, या फिर जो भी है इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर अपने पास क्या है, EN है और EN 2 है तो हम क्या लिखेंगे, 20 EN, क्या लिखेंगे हम, 20 इथिलीन डाई अमीन। EN का फुल फॉर्म क्या होता है, इथिलीन डाई अमीन, तो हम क्या लिखेंगे, 20 इथिलीन डाई अमीन। बात क्लियर हो रही है। तो अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो हम 20 30 टेट्राकीस यूज करेंगे। 20 होता है 2 के लिए, 30 होता है 3 के लिए, टेट्राकीस होता है 4 के लिए। और अगर मोनोडेंटेड है तो क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, वैसे। ठीक है, एक और रूल क्या हो गया, द नेम्स ऑफ एनायंस प्रेजेंट इन एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट एंड विद द लेटर O। जो अपने यार अपन ने जो भी अपने लिगेंड्स दिए हैं उनका लेटर किससे होगा, O से होगा, जो कि रिप्लेस किससे होता है, E से। जैसे कि अगर अपना क्लोरीन है भाई, हमने लिखा क्लोरीन, है ना, अपने लिखा मान लो क्लोराइड, अपना क्लोराइड आयन होता है ना, क्लोरीन का अपना जो आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्लोरिडो। जब नेमिंग करेंगे तो क्लोरीन क्लोराइड जो अपना आयन है उसको क्या लिख देंगे, क्लोरिडो। ई को रिप्लेस कर देंगे ओ से। जैसे कि अपना सल्फेट एनायन है तो उसको क्या लिख देंगे, सल्फेटो। बात क्लियर हुई। तो यार सल्फेट है तो सल्फेटो, क्लोराइड है तो क्लोरिडो, आयोडाइड है तो आयोडाइडो, बाकी अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो।
ठीक है, वैसे हम नेमिंग करते हैं। ये क्या है, रूल है अपना। आगे बढ़ते हैं, छठा रूल क्या हो गया, है ना, अगर ई आ रहा है तो वो तो हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे, बाकी कुछ के स्पेशल नेम होते हैं। द फॉलोइंग न्यूट्रल लिगेंड्स आर असाइन्ड स्पेसिफिक नेम्स। तो अगर NH3 आएगा तो हम लिखते हैं अमीन, है ना। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ये बात ध्यान रखना, अमीन ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब नेमिंग करते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, अमीन, डबल एम आता है, अमीन, है ना। H2O में क्या लिखेंगे, एक्वा। CO में क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। NO में क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल। बात क्लियर हुई, ठीक है। अगला रूल पढ़ते हैं, क्या आफ्टर द लिगेंड्स आर नेम्ड, ठीक है। ये तो हमने लिगेंड्स देख लिया, क्या लिगेंड्स की नेमिंग सेंट्रल मेटल एटम से पहले होगी। कैसे होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी। ई की जगह क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। बाय, ट्राई, टेट्रा और बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, वो सारी चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। लिगेंड के बाद अब आते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, क्या आफ्टर द लिगेंड्स आर नेम्ड द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स हैज एनाइनिक चार्ज, अगर अपना पूरा कॉम्प्लेक्स है उस पे एनाइनिक चार्ज, जैसे क्या FeCN6 4 माइनस, इस पे क्या है अपना एनाइनिक चार्ज है, माइनस, नेगेटिव चार्ज है मतलब एनाइनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब कैटाइनिक चार्ज है। तो अगर इस पे एनाइनिक चार्ज है तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, है ना। जैसे कि आयरन में क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। तो हम क्या सफिक्स यूज कर सकते हैं, एट यूज करते हैं, ठीक है। तो यार व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटेलिक एटम इन एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, प्रायोरिटी इज गिवन टू द लेटिन नेम, जो लेटिन नेम होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। जो लेटिन नेम होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में मर्क्यूरी ही लिखेंगे, जो Hg होता है ना उसमें हम मर्क्यूरी में मर्क्यूरी लिखेंगे। बाकी सब में जैसे कि आयरन होता है ना, इसका लेटिन नेम क्या होता है, फेरस होता है, फेरस, फेरिक, है ना, आयरन को ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, सफिक्स क्या होगा, एट होगा। बात क्लियर हुई। कब होगा ये, जब एनाइनिक चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे, अगर केटाइनिक चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे तो ये नहीं होगा। बात क्लियर हुई। अगला रूल पढ़ते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आयन मस्ट बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ रोमन न्यूमरल्स दैट आर इनक्लोज्ड इन द सेट ऑफ पैरेंथेसिस। जैसे कि यार अगर कोबाल्ट पे अपना 3+ चार्ज है तो मैं क्या लिखूंगा, कोबाल्ट थर्ड, 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है अपना 3 है, तो 3 को कैसे लिखूंगा, मैं रोमन में लिखूंगा थर्ड, और ब्रैकेट में लिखूंगा, पैरेंथेसिस में लिखूंगा, ठीक है। अगला रूल क्या हो गया, यार इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अकम्पेनिड बाय द काउंटर आयन, अगर काउंटर आयन है जैसे कि K4FeCN6, तो द केटायनिक एंटिटी मस्ट बी रिटन बिफोर द एनायनिक एंटिटी। अब इसमें पोटेशियम पहले है, तो जो केटायन पहले है तो केटायन को हम पहले लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद अपने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे। अगर किसी केस में कॉम्प्लेक्स पहले होगा, है ना, जैसे कि अपना इस केस में था ना, या CO अपने 6NH3 के साथ बॉन्ड बना रहा था, है ना, और उसके बाहर क्या था, क्लोरीन था, तो कॉम्प्लेक्स पहले था तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, फिर अपन काउंटर आयन का नेमिंग लिखेंगे, है ना। तो अगर अपने को काउंटर आयंस है तो पहले हम केटायन का करते हैं, उसके बाद किसका करते हैं, एनायन का करते हैं। तो ये तो बेसिक रूल्स हो गए कि यार किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम नेमिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम नेमिंग कैसे करने वाले, ठीक है। पहले अपन पढ़ लेते हैं यार, एक टेबल है ना, ये आपको हेल्पफुल रहेगी कि यार जो ब्रोमाइड है आयन उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोमिडो बोलते हैं। फ्लोराइड को क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो। इसको ऑक्सीजन वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सो। OH को हाइड्रोक्सीडो। CN को साइनो, यहाँ पे साइनो हो जाएगा, ठीक है, O होता है अपना लास्ट में। C2O4 को ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट आयन को क्या बोल देंगे, ऑक्जेलेटो। कार्बोनेट आयन को क्या बोल देंगे, कार्बोनेटो। एसीटेट आयन को एसीटेटो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, इसको क्या बोलते हैं, अमीन, एक्वा, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, पिरिडीन, इथिलीन डाई अमीन। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको, पूरी एक टेबल बना दी ताकि आपको इजी रहे कि यार जो लिगेंड्स हैं उनके नाम क्या होंगे। तो आप इस टेबल को भी रेफर कर सकते हैं। नेमिंग करना शुरू करें, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि यार अपना एग्जांपल है कि CONH3, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ठीक है, CONH3 होल 6 Cl माइनस। ये क्या है अपना, केटायन है, केटायनिक एंटिटी है। ये अपनी क्या है, एनायनिक एंटिटी है। तो अगर ये केटायनिक एंटिटी है तो पहले नेमिंग किसकी होगी, केटायन की होगी। पहली चीज क्लियर हुई। अब है ना, पहली केटायन की होगी तो पहले किसमें, केटायन क्या है अपना कॉम्प्लेक्स है, तो पहले नेमिंग करेंगे हम कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में पहले नेमिंग करेंगे लिगेंड की, फिर सेंट्रल मेटल एटम की, है ना। तो पहले लिगेंड की करते हैं। लिगेंड में क्या है अपना
अमीन है। अमीन कितने हैं? 6 अमीन है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? हेक्सा अमीन। 6 अमीन है तो क्या लिखेंगे हम? हेक्सा अमीन। फिर क्या है अपना? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या लिख रहे हैं अपन? कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम क्या है अपना? कोबाल्ट। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है? क्लोरीन की वजह से कितना होगा? 3 माइनस चार्ज होगा, है ना। क्लोरीन पे कितना होगा? 3 माइनस। तो अपने इस पे कितना होगा? 3 प्लस। इस पे 3 प्लस होगा तो पूरा 3 प्लस किस पे आएगा? कोबाल्ट पे आएगा, क्योंकि NH3 का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। इसका तुम ऑक्सीडेशन नंबर से जब निकालोगे तो क्या होगा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा +3 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया? लिगेंड का अपना नेमिंग कर लिया हेक्सामीन, मेटल आयन का लिख लिया कोबाल्ट थर्ड, और काउंटर आयन का क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। तो टोटल नेम क्या हो जाएगा? पहले अपन कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड और फिर क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा? अपना फाइनल नेम हो जाएगा। क्लियर हुआ नेमिंग कैसे करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना एग्जांपल क्या हो गया? ये भाई इतना अपना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या हो गया कि भाई ये भी कैटायन है, तो पहले हम किसका नेमिंग करेंगे? कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे, और इसका फिर बाद में क्या आ जाएगा? क्लोराइड आ जाएगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में क्या करेंगे? पहले अपन लिगेंड का नेमिंग करेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का करेंगे। लिगेंड का करते हैं। लिगेंड में अपने पास क्या है? एक्वा। अपने पास क्या है? H2O है। H2O को हम क्या बोलते हैं? एक्वा। तो 4 एक्वा हो गया, तो ये क्या लिख सकते हैं हम? टेट्रा एक्वा। क्लोरीन कितने हैं अपने? 2, तो अपन क्या लिखेंगे? 2 क्लोरिडो। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें? डाई क्लोरिडो। क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। इन दोनों में से पहले कौन आएगा? पहले आएगा एक्वा, क्योंकि ये ए से शुरू होता है, फिर आएगा अपना क्लोरीन। तो लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में क्या है अपना? क्रोमियम। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। कैसे निकाला भाई? यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, इसमें क्या हो गया? -2। तो ये क्या हो गया अपना? +3, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +3। तो सेंट्रल मेटल एटम को कैसे लिखेंगे? क्रोमियम थर्ड। अब इसमें ATE नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये अपनी कैटायनिक एंटिटी है। अगर एनायनिक एंटिटी होती कॉम्प्लेक्स तो हम क्या ले आते? ATE सफिक्स लगाते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना लिगेंड का नेम हो गया। क्या हो गया? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड, है ना। ये क्या हो गया अपना? सेंट्रल मेटल एटम, लास्ट में क्लोराइड। टोटल नेम क्या हो गया? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये तो अपनी क्या हो गई? IUPAC नेमिंग हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये अपना इस ब्रैकेट में आएगा, है ना। 4 माइनस ये बाहर रहेगा। ये अब अपनी है एनाइनिक। एनाइनिक कैसे पता चला? यार कॉम्प्लेक्स पे अपना चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गई? एनाइनिक एंटिटी हो गई। पहले किसकी अपन करेंगे नेमिंग? लिगेंड की करेंगे, फिर उसके बाद किसकी करेंगे? सेंट्रल एटम की करेंगे। तो यार लिगेंड की करेंगे तो कितने अपने साइनाइड है? साइनाइड है अपने 6, तो 6 साइनाइडो, मतलब हेक्सा साइनाइडो। क्या लिखेंगे हम? हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या है अपना? आयरन है। सेंट्रल मेटल कितना है अपना? आयरन है। तो इसमें क्या लिखेंगे? आयरन में सिंस द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनाइनिक द मेटल इज मॉडिफाइड टू इट्स लेटिन डेराइव्ड फॉर्म। तो आयरन क्या हो जाएगा अपना? फेरेट हो जाएगा। इस पे अपना कितना चार्ज? कितना? इस पे 4 माइनस है, तो इस पे कितना हो जाएगा? 6 माइनस। तो ओवरऑल इस पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 4 माइनस। तो आयरन पे कितना है अपना? +2 चार्ज। तो आयरन इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। तो टोटल नेम क्या हो गया? लिगेंड से हो गया अपना हेक्सासाइनाइडो, इधर से आ गया अपना फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर से अपना क्या आ गया? सेकंड। तो टोटल नेम क्या हो गया? हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। क्लियर हुआ? अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या हो गया? ये यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, ये भी क्या है? एनाइनिक है। एनाइनिक है तो सफिक्स क्या होगा? 8 होगा। तो कॉपर का क्या हो जाएगा? क्यूपरेट। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया अपना? इस पे 4 माइनस, ओवरऑल 2 माइनस होना चाहिए, तो 2 प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो गया? सेकेंड। लिगेंड क्या है अपना? क्लोरीन। तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। कितने क्लोरीन है? 4, तो टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, पहले नेमिंग किसकी करते हैं? लिगेंड की। बाद में नेमिंग किसकी करते हैं? मेटल आयन की। तो लिखेंगे क्या? टेट्रा क्लोरिडो कॉपर सेकेंड। फाइनल नेम टेट्रा क्लोरिडो क्यूपरेट सेकेंड। क्यूपरेट क्यों आया? क्योंकि एनाइनिक एंटिटी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एनाइनिक एंटिटी है, तो क्या आएगा? क्यूपरेट आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल नेम हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या हो गया कि NiCO4, ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। ये अपनी एनाइनिक एंटिटी नहीं है, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? 0 है, ये एक न्यूट्रल है।
ये एनायनिक एंटिटी ना, एनायनिक एंटिटी है ना कैटायनिक एंटिटी है, इस पे चार्ज कितना है, 0 है। तो निकल को क्या लिखेंगे अपन, निकल ही लिखेंगे। ओवरऑल चार्ज 0 है, इस पे CO पे चार्ज 0 होता है, कार्बोनिल पे, निकल पे भी चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है ना। इसका क्या करेंगे अपन, कार्बोनिल होता है ना, कार्बोनिल है और 4 कार्बोनिल है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड को, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। मेरे ख्याल से आपको एनाइनिक की, कैटाइनिक की और न्यूट्रल जो अपनी एंटिटीज है उन सबकी IUPAC नोमेनक्लेचर अब क्लियर है ना। तो उन रूल्स का यूज करके अगर आपको नहीं भी आता है ना, क्वेश्चन लो, स्ट्रक्चर लो, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दी उनको ही ट्राई कर लो, रूल्स को पढ़ो, क्या रूल्स को फॉलो करो, पहले लिगेंड लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, O लिखना है, 8 लिखना है, जो भी लिखना है वो सारी चीजें आप डिस्कस करो वहां पे और अपने से नेमिंग करके देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बात क्लियर हुई। तो नोमेनक्लेचर के मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है ना, अभी इस पार्ट को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, आगे की चीजें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, लिगेंड देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, है ना। कलर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। IUPAC हमने पढ़ लिया है, मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, बॉन्डिंग हमने देखी, वर्नर थ्योरी देखी, VBT और CFT हम अगले में देखेंगे, स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमरिज्म अगले में, इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने जो भी चीजें डिस्कस करी है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया। हमने वर्नर थ्योरी डिस्कस की, वर्नर थ्योरी से प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज डिस्कस किए, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी डिस्कस की। उसके बाद क्या डिस्कस किया कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, लिगेंड अलग अलग तरह के, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, है ना, पॉलीडेंटेड। ठीक है, उसमें फिर एम्बीडेंटेड, किलेट। ठीक है, जो वो बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या होता है, वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो हमने देखा। डबल सोल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर देखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखा। उसके बाद ये सब तो नेमिंग वगैरह हुई, उनका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम वर्नर थ्योरी में भी समझे थे कि हर एक जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जो सेकेंडरी लिंकेज बनाता है उनका एक स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी वैलेंसी निकालना सीखा ऑक्सीडेशन नंबर से, सेकेंडरी वैलेंसी निकालना सीखा आपने कोऑर्डिनेशन नंबर से, नोमेनक्लेचर देखा और उसके एग्जांपल्स भी देखे। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।